बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, अच्छा, लास्ट हम लोगों ने इन्वेंट्रीज वाला IS2 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसको दोबारा से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, चीज़ें ज़रा रिवाइज हो जाए और अच्छे से। इन्वेंट्री हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं बच्चों, एक को ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, एक को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? चीजों को बाय करता है और सेल करता है, चीजें खरीद के बेचता है। ऐसी है जैसे जनरल स्टोर है, उसके एट द ईयर एंड जितनी अनसोल्ड गुड्स होंगी वो सारी की सारी फिनिश गुड्स होंगी। वो जितनी अनसोल्ड होंगी कब? एट ईयर एंड, साल के आखिर में जितनी भी चीजें होंगी जो अनसोल्ड होंगी वो क्या होगी? ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड इन्वेंट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री में क्या बचता है? फिनिश गुड्स बचती हैं। सही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, भाई जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होती है। किसके लिए होती है? ट्रेडिंग बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के लिए हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या होता है? चीजों को बनाकर बेचना। चीजों को बनाकर बेचना। क्या ख्याल है? मान लें हम चिप्स बनाते हैं, भाई चिप्स में रॉ मटेरियल चाहिए होगा। चिप्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? बोलो यार, पोटैटो होंगे। वर्क इन प्रोसेस में क्या होगा? भाई कुकिंग मशीन होगी ना, भाई कुकिंग मशीन होगी। और फिनिश गुड क्या होगी उसकी? चिप्स हो जाएगी। ठीक है ना, फिनिश गुड क्या होगी? चिप्स हो जाएगी। तो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में जाकर रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करें कहां पर? ऑयल रिफाइनिंग प्लांट में। वो जब रिफाइन होगा तो फिनिश गुड पेट्रोल बन जाएगा, डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल वगैरह मिल जाएगा हमें वहां से। बात समझ लगती है? इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है और फिनिश गुड होता है। तो जो रॉ मटेरियल हमारे प्रोसेस के एंड में बच जाए वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहलाएगा। वर्क इन प्रोसेस में जो चीजें अभी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुई वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होगी हमारे पास, वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री होगी, और जब चीजें बन गई तो इनको भी तो बेचेंगे ना, लाइक ट्रेडिंग बिजनेस की तरह। और अगर फिनिश गुड में से कुछ बच गया तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री होगी। तो कह सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड की इन्वेंट्री। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ फिनिश गुड की इन्वेंट्री ही होती है। ये बात समझ लगती है? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। भाई जो इन्वेंट्री है, साल के आखिर में जो चीजें बच गई, इनकी क्या वैल्यू है आज? इनकी क्या वैल्यू है आज? इनकी वैल्यूएशन करनी है हमने, इनकी वैल्यू लगानी है। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड। IFRS कहता है कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बच गई, बताइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस अमाउंट पर लेकर आएंगे? तो भाई अकॉर्डिंग टू IFRS या अकॉर्डिंग टू IAS2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड क्या कहता है? भाई इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये कल वाली बात हमने की थी। भाई इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे करनी है। ये बात मेरी समझ लगती है? अच्छा, NRV क्या? थोड़ी सी हमने बात की थी अभी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू रिपेयर। यानी कि चीजों को बेचने के लिए जो खर्चे होंगे सारे माइनस करेंगे जितनी की चीज हम एस्टिमेटेड बेच सकते हैं। ये NRV आ जाए। तो NRV इन शॉर्ट वर्ड, इन सिंपल वर्ड्स, भाई मार्केट में अपनी चीज कितने की बेच सकते हो, बस ये NRV होती है।
मार्केट में अपनी चीज कितने की बेच सकते हो ये एनआरवी में, ठीक है जी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक लेवल का, बेसिक लेवल का, जैसे एनआरवी हल्की फुल्की आ जाए। मेरे पास दो इन्वेंट्रीज हैं, तीन इन्वेंट्री हैं, एक फिनिश गुड 1, फिनिश गुड 2 और वर्क इन प्रोसेस A1, ये तीनों इन्वेंट्रीज हैं बच्चों। तीनों क्या हैं? तीनों इन्वेंट्रीज हैं। इन तीनों की कॉस्ट आ गई, तीनों की सेल प्राइस आ गई, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ गई, सेलिंग कॉस्ट आ गई। नंबर 1, कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ ईच इन्वेंट्री। भाई हर एक इन्वेंट्री की क्या कर दें? एनआरवी फाइंड कर दें, एनआरवी फाइंड कर दें किसकी? हर एक की। बता सकते हैं फिनिश गुड 1 की एनआरवी क्या होगी जी? 7800 माइनस 500 कितना आ गया? 7300। नेक्स्ट पर 12,000 माइनस 200 11,000। नेक्स्ट 14,000 माइनस 1500 माइनस 200, ये दोनों माइनस होंगे ना आज? 12,300। ये हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर ली कि एनआरवी हमने कैलकुलेट कर लिया। भाई सेकंड रिक्वायरमेंट क्या? कैलकुलेट दी क्या लिखा रहा है? वैल्यू ऑफ ईच इन्वेंट्री। भाई वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये नहीं पता चला। भाई वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है बच्चों? हाँ बच्चों अभी बताया वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इनमें से जो कम होगा उसके ऊपर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? भाई कॉस्ट कितनी है? 8,000। एनआरवी कितनी है? 7300। भाई कौन जीता इसमें से? एनआरवी जीत गया। तो इसका मतलब फिनिश गुड 1 किसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा? 7300 पर रिकॉर्ड करूंगा। लगते समझ में? फिनिश गुड 2 पर आ जाए। कॉस्ट 14,000, एनआरवी 11,800। भाई कौन जीत गया? अगेन एनआरवी जीत गया, अगेन एनआरवी जीत गया। तो 11,800 के ऊपर फिनिश गुड 2 भी रिकॉर्ड होगी। भाई लगती समझ? वर्क इन प्रोसेस 1 कॉस्ट कितनी है? 12,000। एनआरवी कितनी है? 12,300। भाई कौन जीता इसमें से? अब भाई 12,000 जीत गया क्योंकि 12,000 लोअर पर पड़ा हुआ है ना। तो अब वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करूंगा बच्चों? 12,000 पर रिकॉर्ड करूंगा। ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला करके ये आंसर आता है जी बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चले फिर? अच्छा नेक्स्ट पर आ जाए। भाई अभी हमने क्या पढ़ा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पे होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का हल्का फुल्का सवाल के भी फुल फ्लेज करेंगे सॉल्व इसको। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर कल हमने हल्की फुल्की बात की थी, ठीक है जी। आज थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में राजा बच्चों किस पे? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कॉस्ट बच्चों आजा। कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज होगी। कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, यानी कि रॉ मटेरियल जितनी कीमत का खरीदा वो मेरी कॉस्ट है। बात समझ आ रही? ये किसके लिए बात होगी? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा ना, तो रॉ मटेरियल जिस कीमत पे खरीदूंगा वो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट होगी। लगती है समझ? भाई ट्रेडिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल होता है? भाई नहीं। भाई ट्रेडिंग बिजनेस और चीजें फिनिश गुड खरीदता है और फिर आगे फिनिश गुड ही बेचता है। तो भाई ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो ट्रेडिंग बिजनेस ने फिनिश गुड खरीदा होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग कैप 3 में अपने सेम पैटर्न पर यही पढ़ना है। दोबारा सेम एग्जैक्ट यही पढ़ना, सही है। तो इसे इंट्रो तो हो ही रहा है, कॉस्ट का पहला वाला चैप्टर भी हो ही रहा है साथ साथ, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूं जिस पैटर्न पर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए पढ़नी है, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फिनिश गुड जो होगा उसने क्या करना, जो इस प्राइस पर खरीदा वो उसकी परचेज कॉस्ट होगी। बात समझ लिखती है? अच्छा,
आगे आ जा। ये चैप्टर नंबर 8 में, ये चैप्टर नंबर 8 में आएगा आपके अकाउंटिंग में, चैप्टर नंबर 8 में आएगा, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ, डिटेल चैप्टर 8 में जाके देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या भाई? वर्क इन प्रोसेस क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। भाई वर्क इन प्रोसेस क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। अब वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या होगी भाई? वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट 3 कॉस्ट होंगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। 3 कॉस्ट होगी। मुझे बताएं भाई, चिप्स बनाने में मटेरियल लगेगा? मटेरियल कौन है? आलू खुद है। क्या आलू खुद ब खुद चिप्स बन जाएंगे? भाई कोई बनाने वाला होगा ना, कोई कटिंग शटिंग करेगा, कोई पकाई देखेगा, क्या ख्याल है? हाँ, कोई लेबर चाहिए होगी बनाने के लिए, तो डायरेक्ट लेबर होगी। मुझे बताएं, मटेरियल आ गया, आलू आ गए, आलू बनाने वाले आ गए, आलू को चिप्स बनाने वाले आ गए, पतीला नहीं है, गैस नहीं है, आग नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई नमक मिर्च मसाले नहीं है, तो क्या चिप्स बन जाएगी? भाई कुछ ओवरहेड्स भी तो लगेंगे ना, कोई चूल्हा शूल्हा लगेगा, कोई पतीला लगेगा, उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होगा। हाँ, उन सारों को कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मीन चीजों को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ओवरहेड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कॉस्ट होगी वो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होगी। आगे इंशाल्लाह डिटेल चैप्टर 8 में देखेंगे इसको। तो फिलहाल अब की जो मैं बात करूंगा वो किस वाली साइड की बात करूंगा? सिर्फ ये वाली साइड की बात करूंगा। ये वाली तो चैप्टर 8 में देखेंगे जाकर। ये प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग है। डन, बात समझ लगती है? अच्छा जी, फिनिश गुड। भाई फिनिश गुड की कॉस्ट क्या होगी? फिनिश गुड भी तो चीज बनी होगी ना भाई, उसमें भी जो उसकी कॉस्ट, फिनिश गुड की जो कॉस्ट होगी उसमें भी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एफर्ट, 3 कॉस्ट आएंगी उसमें। बात समझ आ रही? ये है फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। डन बच्चों, आ जाओ। तो अब मैं बात किसकी करूंगा? सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड की बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की बात कर, ये दोनों की बातें होती है। आ जाए जरा भाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या होगा? परचेज प्राइस, जिस प्राइस से मैंने चीज खरीदी। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, सब्सिडी माइनस कर दूंगा, नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज ऐड कर दूंगा, लोडिंग अनलोडिंग ऐड कर दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दूंगा, इंश्योरेंस चार्जेस ऐड कर दूंगा, क्लियरिंग चार्जेस इंपोर्ट के ऐड कर दूंगा, एलसी चार्जेस। एलसी चार्जेस कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं इसको? ये बता दिया हुआ मैंने? नहीं बताया कभी? एलसी चार्जेस कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लिख लो, एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट अभी बता रहा हूं, ये इंटर में शायद इस्तेमाल ना करें, लेकिन R1 में और कॉस्ट में तो इस्तेमाल होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है भाई, सम टाइम ना हमने बाहर से चीजें मंगवानी होती है। क्या करनी होती है? बाहर से चीजें मंगवानी होती हैं। और आपको पता है, फिर शहजादे लोग हैं हम, फिर क्या करते हैं? बाहर से चीजें मंगवा लेते हैं, चीजें रिसीव कर लेते हैं, वो कहते हैं भाई पैसे, हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, फोन ऑफ कर देते हैं। वो बेचारों के पैसे नहीं देते, वो कहते हैं यार अच्छी बात है यार, चीजें ले लेते हैं, पैसे नहीं देते, क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा फिर ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा जाओ लेटर ऑफ क्रेडिट बना कर लेकर, हम तुम्हें चीजें नहीं देंगे, जाओ बैंक से गारंटी लेकर आओ, अगर तुम भागे तो हम बैंक से पैसे लेंगे। ठीक है, तो बैंक वो एक लेटर बना के देता है। वो लेटर हम क्या करते हैं? अपने इंपोर्टर को देते हैं कि इंपोर्टर अगर हम तुम्हें पैसे ना दे, तुम्हें लगता है अब हम नेक हो गए, शरीफ हो गए, हम पैसे दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे तो तुम बैंक से ले लेना। तो बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के ना हमसे पैसे चार्ज करेगा। इसका मतलब वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करूंगा। ये कुछ मेन खर्चे थे। कहते हैं इसके अलावा ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके अलावा और जो कुछ भी है जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए इस्तेमाल हो, खर्चा हो, वो भी ऐड कर दो। तो ये सारे खर्चे प्लस माइनस करने के बाद ये बनेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बात समझ लगती है मेरी बच्चे? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, कुछ कॉस्ट शामिल नहीं करनी, ये मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है। कुछ कॉस्ट शामिल नहीं करनी भाई, रिफंडेबल टैक्स ड्यूटी शामिल नहीं करनी, एबनॉर्मल लॉस, एक्सीडेंटल पेनल्टी, या माल चीजें चोरी हो गई तो वो कॉस्ट में ऐड, मतलब सीधा सीधा नुकसान हुआ ना हमारा। गोडाउन सेफ्टी सिक्योरिटी, भाई जिस जगह पर मैं इन्वेंट्री रखूंगा
उस गोडाउन की सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, सिक्योरिटी सिस्टम की सैलरी, सिक्योरिटी सिस्टम का खर्चा, भाई ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये तो चीजों के आने के बाद वाले खर्चे हैं ना, भाई चीजों को लाने तक के खर्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, कॉस्ट ऑफ गुड में क्या करूंगा, शामिल करूंगा, बाद वाले खर्चे नहीं करूंगा शामिल। तो स्टोरेज कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, यानी कि सेटलमेंट कॉस्ट होता है कैश डिस्काउंट होता है, सेटलमेंट कॉस्ट क्या है, कैश डिस्काउंट है, ये भी इग्नोर करूंगा, ठीक है जी। ड्राइंग्स ये भी इग्नोर करूंगा, ये बाद वाले खर्चे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा। कामरान ट्रेडर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 मई 2021। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन 30,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वर इम्पोर्टेड। भाई कितने यूनिट इंपोर्ट किए उसने, 30,000 यूनिट उसने इंपोर्ट किए एक ही मरतबा, इन वन लॉट, एक ही कंटेनर में उसने 30,000 यूनिट इंपोर्ट कर लिया। कहता है ये ना 30,000 यूनिट ना इंपोर्ट करने पर ये खर्चे आए हैं, कुछ खर्चे आए हैं, सारे वाले खर्चे आए हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2021 2800 यूनिट आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। कहता 2800 यूनिट इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक बताएं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, ये कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करें जरा, देखें होती कैलकुलेट, करें शाबाश कैलकुलेट। अच्छा जी बच्चों सॉल्व कर लिया, चलें जी सॉल्व करते हैं। भाई रिक्वायर क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई किसकी कॉस्ट चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की चाहिए। और 31 दिसंबर 2021 में क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी है, 2800 यूनिट है ना। इसका मतलब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। तो क्लोजिंग यूनिट कितने आ गए, 2800 आ गए। 2800 का मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट पर यूनिट से, तो ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट की कॉस्ट। तो फॉर्मूला इसका ये होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो ये एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी बच्चों। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल कॉस्ट की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है जी। आए जरा कॉस्ट, भाई परचेज प्राइस कितनी है, 6 लाख। भाई 6 लाख में से 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, सब्जेक्ट टू 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट में शामिल नहीं हो तो वो तो माइनस करना पड़ेगा, क्या ख्याल है। तो भाई परचेज प्राइस कितनी आ गई, 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000। हाँ तो 10% क्या कर दूंगा, डिस्काउंट माइनस कर दूंगा। तो 10% जो डिस्काउंट होगा वो माइनस कर दूंगा, कितना, 60,000। वो 60,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एग्री करते हैं मेरी बात से। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर दूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी 36,000 ऐड कर दिया। रिफंडेबल सेल टैक्स है भाई, ये तो इग्नोर करूंगा। एलसी चार्जेस 24,000 के ऐड कर दूंगा। फ्रेट चार्जेस 1,20,000 के ऐड कर दूंगा। क्लियरिंग चार्जेस 60,000 के ऐड कर दूंगा। 18,000 ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन, भाई गोडाउन तक लाने का किराया 18,000 वो ऐड कर दूंगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, भाई चीज़ों की इंश्योरेंस करवाए, रास्ते में डैमेज वगैरह ना हो जाए, 12,000 वो आ जाएगा। गोडाउन रेंट ये बात का खर्चा है। फायर इंश्योरेंस ये बात का खर्चा है। तो ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। जी बताएं टोटल कॉस्ट कितनी आती है, कितनी है बच्चों, 8,10,000। बच्चों ये 8,10,000 दिस इज माई टोटल कॉस्ट। ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब चेक करें भाई टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 8,10,000। 8,10,000 जो कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, ये 30,000 यूनिट की कॉस्ट थी। तो भाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट कर दूंगा।
भाई कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 27। तो ठीक है 27 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। कितनी आती है 75,600। ये आ गई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें मेरे से। जी बच्चों कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलें फिर? चलो अच्छा। बाकी एक दो एग्जांपल आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में वो मैं आपको बता दूं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला? कहीं से भी ना आए तो कॉमन, ये तो कॉमन चीज है ना। देखो मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना। कॉस्ट किसके इक्वल होती है? प्राइस इनटू यूनिट। प्राइस इनटू यूनिट कॉस्ट होती है ना। मिसाल के तौर पर कॉस्ट क्या होती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लो आपने ना 50 वाले चिप्स खरीदे, एक चिप्स 50 रुपए का था। कितने चिप्स खरीदे? क्वांटिटी कितनी है? 3। तो भाई कितनी कॉस्ट लगी, कितना एक्सपेंस लगा आपका? 150 रुपए लगा। तो भाई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। इस तरह ही कॉस्ट आती है ना। क्या ख्याल है? तो इस तरह हमने कॉस्ट कैलकुलेट की। उसने कहा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई, साल के आखिर में कितने यूनिट बच गया? 2800। 2800 यूनिट कितनी कीमत वाले बच्चे? इसका मतलब 2800 यूनिट तो हैं, क्लोजिंग यूनिट्स तो हैं। कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी। क्यों कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा? इसके अलावा चारा नहीं है। चेक करो जरा, चेक करो, ये देखो ना जरा, ये क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? कॉस्ट पर का मतलब होता है डिवाइड यूनिट से। ऐसे ही है बच्चों। ये चेक करो, ये यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे और ये कॉस्ट आंसर आ जाएगा मेरा। तो कॉस्ट को, क्लोजिंग यूनिट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ पाएगी मेरे पास। क्या ख्याल है? दूसरे लफ्ज में भाई यूनिट्स 2800 हैं, कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। भाई एक यूनिट कितने की कॉस्ट कर रहा है? एक यूनिट 2700 रुपए के। फिर 2800 यूनिट कितने के होंगे? 75,600 के होंगे। क्या ख्याल है? ये तो कॉस्ट का फॉर्मूला है। ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसे चल रहा होता है। इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं है। खैर पता चल गया कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट, क्लोजिंग यूनिट, क्लोजिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। भाई यूनिट 2800 है तो एक यूनिट कितने का? 2700 रुपए का। तो 2800 यूनिट कितने के हो गए? 75,600 के हो। आप बताएं कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं। ये 2700 रुपए कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये 2700 रुपए कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, बड़े आराम सुकून से कर ली हमने कॉस्ट, है ना। अब मसले मसाइल इसमें आएंगे। अब किसके मसले मसाइल पढ़ने लगे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भैया जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 75,600 निकाल लिया बड़े आराम सुकून से। अब इसमें मसले आएंगे। मसले क्या? फॉर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश गुड ऑफ ट्रेडिंग, दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन। सही है जी, मेरी बात समझ आ रही है? और IS2 इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगी, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फिनिश गुड इन्वेंट्री होगी। और बात समझ लगती है? ओके आइए जरा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाते हैं ना भाई साल के आखिर में, जैसे हमारे केस में 2800 बच गए और एक यूनिट कितने का? 27 का था। तो हमने चुपचाप मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। कहता है हर बार इतनी आसानी नहीं होती है, इतनी आशी नहीं होती हर बार। दो मसले आएंगे। इफ डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक, अगर तो मेरे स्टॉक में डिफरेंट आइटम पड़ी है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, नो टेंशन। मिसाल के तौर पर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मैं क्या चलाता हूँ? रेस्टोरेंट चलाता हूँ। ठीक है जी। भाई साल के आखिर में ना मेरे पास बन बच गए, बर्गर शर्गर बनाता हूँ ना, बन बच गए। भाई कितने बन बच गए? एस्टिमेट करो। भाई 15 बन बच गए। क्वांटिटी लिख देता हूँ, नहीं पहले प्राइस लिखता हूँ फिर क्वांटिटी लिखता हूँ। प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। भाई रेस्टोरेंट चलाता हूँ मैं, ठीक है। भाई 15 बन बच गए। एक बन कितने का?
30 का कर लो, 10 का कर लेते यार, कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो जाए ना, वरना कैलकुलेटर आपको पता फाइंड करना पड़ जाएगा। तो भाई बन की कॉस्ट कितनी आई भाई? 150 रुपया आ गई। भाई कोई टेंशन हुई? कोई टेंशन। अच्छा जी, इसके अलावा मान लें कि क्लोजिंग में हमारे पास चिकन बच गया। भाई कितना किलो चिकन बच गया? मान ले 10 किलो चिकन बच गया। भाई किलो चिकन कितने का? 300 रुपये का लगा लेते हैं। तो भाई चिकन की क्लोजिंग, ये कॉस्ट आ रही है ना बच्चों, तो ये कॉस्ट आ रही है ना, तो भाई चिकन की क्लोजिंग कॉस्ट कितनी बन गई? भाई 3000 का चिकन बच गया। नन्ही मुन्नी से एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, ठीक है जी। और क्या, एक और आइटम बता दो। चिली सॉस, चलो पोटैटो। भाई पोटैटो आ गए भाई, भाई की फरमाइश है सर बर्गर के साथ फ्राइज भी होती है, बोतलें भी तो होती है ना। मान ले बच्चों 20 किलो आलू बच गए, 20 किलो आलू बच गए। और किलो आलू कितने के आजकल? 100 रुपए के मान लो। तो भाई कितने के आलू बच गए? 2000 के आलू बच गए। तो कह सकता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है और साल के आखिर में बन 150 रुपए के बच गए, चिकन 3000 का बच गया, पोटैटो 2000 का बच गया। इस तरह से लिस्ट आ जाएगी ना भाई। कोई टेंशन हुई कॉस्ट कैलकुलेट करने में? नहीं हुई। अब आए कॉस्ट कैलकुलेट करें, देखना फोत हो जाएंगे फिर अभी कॉस्ट कैलकुलेट करने में। आए जरा, अब की बार हमारा बिजनेस का नेचर बदलने यही है भाई, रेस्टोरेंट ही है, पर मेरा रेस्टोरेंट में मैं सिर्फ चिप्स ही खिलाता हूँ लोगों को। क्या खिलाता हूँ? चिप्स ही खिलाता हूँ। तो भाई मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? पोटैटो होगा। बात समझ आ रही है? ओके भाई पोटैटो मान लें, अब बस छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ। एक महीने वाली, एक महीने, जनवरी का महीना चल रहा है भाई कौन सा महीना चल रहा है भाई? जनवरी का महीना चल रहा है भाई। 10 जनवरी को ना भाई, पहले 1 जनवरी को खरीद लेते हैं पोटैटो। 1 जनवरी को हमने पोटैटो खरीदे, ठीक है बच्चों। प्राइस, क्वांटिटी, और यहां पर आ जाएगा, प्राइस को रेट भी कहते हैं, यहां पर आ जाएगा कॉस्ट उसकी आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा भाई हमने ना 20 किलो आलू खरीदे और 20 किलो आलू जो मुझे रेट मिला 60 रुपए का मिला। और बात समझ लगती है, आंसर कितना आया? 1200। अब आगे चलते हैं भाई। 10 जन को 24 को मैंने 30 किलो आलू और खरीदे, थोड़ी महंगी हो गई भाई, 65 रुपीज के मुझे मिले। मल्टीप्लाई कर लो, 1150 1950। आखिरी फैसला ये। एक और कर लेते हैं यार, तीसरा भाई। हेलो बच्चों, उसके बाद 22 जनवरी 24 को, 22 जनवरी 24 को गुस्सा ही आ गया मुझे, 50 किलो जज्बात में क्या आलू खरीद लिया। नहीं रेट महंगा मिला यार, कम कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। मान लें 75 रुपीज महंगे मिले तो मैंने कहा भाई कम खरीदूंगा ना, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, इकोनॉमिक्स का भी तो ख्याल रखना है ना। अच्छा जी, तो भाई 750 की, मेरी बात समझ आती है? अब आएगा गेम रूल। अब आए जरा, मसला आने वाला है। क्लोजिंग यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक, और ना आलू का ना गोडाउन था, आलू आए मैं आलू रखता गया, आलू रखता गया। सही है जी भाई। क्लोजिंग स्टॉक जब मेरा जनवरी का महीना खत्म हुआ ना, तो जनवरी का महीना जब खत्म हुआ तो मैंने देखा यार कितना स्टॉक में आलू पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार चेक तो करो यार, तो आलू शालू तोले तो पता चले भाई टोटल कितने किलो खरीदे मैंने ड्यूरिंग द ईयर? कितने? 60 भाई पता चला 60 में से ना 20 किलो आलू बच गए। 20 किलो आलू बच गए, है ना, बच गए। अब ये 20 किलो तो क्लोजिंग यूनिट आ गया। मैंने बड़े हैप्पी क्या किया? क्लोजिंग यूनिट लिख लिया, ये वाला ये देखो, ये क्लोजिंग यूनिट बड़े हैप्पी करके लिख लिया।
और मैंने कहूँगा कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा था, यूनिट प्राइस कॉस्ट, यूनिट प्राइस कॉस्ट, यूनिट प्राइस कॉस्ट, और एट द एंड सबको टोटल किया तो भाई क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास कितने निकले थे, ये वाले थे, और इनकी कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर 20 किलो मेरे क्लोजिंग आलू पड़े हुए हैं। भाई ये 20 किलो बताओ कौन से रेट वाले बच्चे हैं, 60 वाले बच्चे हुए हैं, 65 वाले बच्चे हैं, या 75 वाले बच्चे हुए? चलो झूठे, वो आलू सारे मिक्स पड़े हुए हैं। आलू थोड़ी बोल के गए मैं सर 60 वाला, मैं सर 65 वाला, मैं 75 वाला, वो आलू थोड़ी बोलेंगे। आलू तो रिमेन आलू है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे स्टॉक में सिमिलर आइटम एग्जिस्ट करती हैं तो सर मसला पड़ जाता है कि भाई ये 20 किलो आलू पड़े हुए हैं, ये किस रेट वाले पड़े हुए हैं, इनका रेट क्या होगा, है ना। मसला आया ना, मसले वाली बात। अब सारू आलू तो सेम है ना, अब कौन से आलू किस रेट पे खरीदा था वो तो नहीं पता चलेगा। तो बुजुर्गों ने क्या किया, इसके 2 हल निकाले। बुजुर्गों ने क्या किया, 2 हल निकाले। उसके भाई मसला आया, 2 हल है, जो मर्जी कर लो। नंबर 1, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO मेथड लगाकर रेट कैलकुलेट कर लो, कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। दूसरा वेटेड एवरेज कॉस्ट, भाई वेटेड एवरेज मेथड यानी कि AVCO FCO मेथड के साथ कैलकुलेशन कर लो। सही है। अब हम सीखते हैं FIFO मेथड क्या है और FCO मेथड क्या है, और उससे हम कैसे रेट और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, FIFO मेथड से और फिर FCO मेथड। बात समझ लगती है। और वहीं से आपको फिर एक इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सिखाऊंगा। डन। अच्छा, अब अगला हमारा मसला आया इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। हमने ना इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। इन्वेंट्री को क्या करना है, रिकॉर्ड करना। भाई रिकॉर्ड कहाँ करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ए करंट एसेट के तौर पर लिखना। ओ बात समझ लगती है। हाँ भाई, जब मैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूंगा ना शुरू वाले फेज में, एंड वाला फेज तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना। शुरू में ये भाई आलू आ रहे हैं ना, हेलो बच्चों, ये जो 20 किलो आलू आएंगे ये वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे भी तो सही ना पकने के लिए। तो आलू का आना, आलू का जाना, फिर नए आलू का आना, उनका जाना, फिर नए आलू का आना, उनके जाना। आलू का आना जाना लगा रहेगा भाई। इस आने जाने को रिकॉर्ड भी तो करना है ना। मान लो भाई टोटल कितने किलो आलू है, 60 किलो। एम्प्लॉय ने क्या किया, 5 किलो आलू जेब में डाल के ले गया। 5 किलो आलू जेब में, मतलब रोज के वो 3 आलू लेके जा रहा था ना, पूरे महीने में 5 किलो आलू ले गया। बात समझ आ रही भाई। अब वो 5 किलो आलू ले गया, और हम तो ये समझ रहे हैं आलू तो वर्क इन प्रोसेस में गए होंगे और उनकी तो चिप्स बन गई होगी। पर पता बाद में चला कि चिप्स जितने आलू गए हैं भाई, आलू ज्यादा नहीं गए, आलू तो कम गए हैं, और इन्वेंट्री में तो ज्यादा आलू शो हो रहे के चले गए। बाद में तहकीक करके पता चला भाई 5 किलो ऐसे आलू हैं जो वर्क इन प्रोसेस में नहीं गए, वो एम्प्लॉय के घर चले गए। ठीक है जी, कहेंगे हम तो वहां जाके पकेंगे। क्या ख्याल है, समझ आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है हम क्या करेंगे, आलू के आने जाने को रिकॉर्ड करेंगे ताकि पता चले कि वर्क इन प्रोसेस में कितने आलू जा रहे हैं। सही है भाई। अब इस आलू को रिकॉर्ड करना, इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के कुछ सिस्टम हैं भाई। 2 सिस्टम हैं, एक को पीरियोडिक सिस्टम कहते हैं और एक को परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, और एक को परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। पीरियोडिक सिस्टम क्या है, परपेचुअल सिस्टम क्या है, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है जी। आज आपने इतना ही अच्छे से रिवाइज करा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।